प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं। अंग्रेजों की शिक्षा नीति। अंग्रेज जब भारत में आ गए, आप जानते हैं, वो व्यापार करने के लिए आए थे और फिर वो यहाँ एक राजनीतिक शक्ति बन गए और फिर वो यहाँ के राजा बन गए, यहाँ के शासक बन गए। उनका साम्राज्य यहाँ स्थापित हो गया। जब यहाँ उनका राज्य, उनका शासन स्थापित हो गया तो उन्होंने यहाँ की जो संस्थाएं थी, उन संस्थाओं में अपने अनुकूल परिवर्तन किए। कुछ को समाप्त किया तो कहीं संशोधन की आवश्यकता थी, संशोधन किया। वो तमाम जो यहाँ के रिसोर्सेज, चाहे वो मटेरियल के रूप में हो और चाहे वो हमारी यहाँ की शिक्षा नीति हो, उनको अपने अनुरूप बना करके वो अपने शासन को मजबूत करना चाहते थे। अंग्रेज़ों के आने से पूर्व भी भारत में एक शिक्षा थी और प्राचीन भारत तो पूरी दुनिया मानती है। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर हमारा जो ज्ञान है, विज्ञान है, वो उन्नत अवस्था पर था। सिंधु सभ्यता से लेकर के और इस्लाम के आगमन से पूर्व तक यहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं, यहाँ के विद्वान हैं, दुनिया भर में ख्याति प्राप्त थे। विश्वविद्यालयों की बात करें तो तक्षशिला, और यहाँ मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जिसको हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसका कोई एक इस प्रकार का कंपाउंड था या आज के जैसे विश्वविद्यालय होते हैं एक इस प्रकार का था। तक्षशिला जो नगर था, नगरी थी सिंधु नदी के किनारे, जो कि अभी पाकिस्तान में वो जगह चली गई। वहाँ पर वो एक शिक्षा केंद्र था और सब आचार्यों के अपने अपने आश्रम थे। डॉक्टर पी.वी. काणे ने लिखा और बहुत सारे विद्वानों ने इस पर लिखा है, जयशंकर मिश्र ने लिखा है। तमाम प्रकार के जितना भी लेखन है, और उस समय ये जो प्रसिद्ध शिक्षा नगरी थी, प्रत्येक आचार्य के आश्रम में 5, 10, 15 तक शिष्य रहते थे और वो रेजिडेंशियल और वहाँ शिक्षा का कार्य करते थे। सुबह से लेके शाम तक उनका अपना एक शेड्यूल होता था, अपना एक सिलेबस होता था, जिसमें जीवन की तमाम बातें सिखाई जाती थी। केवल ग्रंथों का अध्ययन हो ऐसा नहीं है, केवल शास्त्र का और प्रशिक्षण ऐसा नहीं है, केवल शस्त्र का प्रशिक्षण ऐसा नहीं है। जीवन को किस प्रकार से उपयोगी बनाना है, ये तमाम प्रकार का शिक्षण और प्रशिक्षण उन आश्रमों में दिया जाता था। विदेशों से विद्यार्थी आते थे, भारत के बाहर से। और उसके बाद के कालों में हमारे यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि आज की यूनिवर्सिटीज़ की तरह जिनका अपना एक परिसर होता था, और आज की यूनिवर्सिटीज़ की तरह जहाँ पे लाइब्रेरीज भी थीं, हॉस्टल्स भी थे, तमाम बातें। तो इतना शिक्षा जब यूरोप अंधकार में था, उस समय भारत का जो ज्ञान का आलोक है वो दुनिया को आलोकित कर रहा था। तमाम प्रकार का ज्ञान की कोई भी विधा हो, वो सब था। लेकिन इस्लाम के आने के बाद वो तमाम संस्थाएं नष्ट कर दी गई, पुस्तकालय जला दिए गए। इस्लाम में ठीक है, यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, ताजमहल बना, लाल किला बना, और बहुत सारे मकबरे बन गए। लेकिन जितना इस देश का रिसोर्सेज था, उस हिसाब से, उस अनुपात में इस देश में जो आर्थिक
उन्नति आनी चाहिए थी, वो इस काल में देखने को नहीं मिलती है जितनी कि इनके आने से पहले थी। और आर्थिक उन्नति नहीं मिल रही है तो हम देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई परिवर्तन आया हो। ठीक है, इस्लाम को वो जो भी वहाँ पर आक्रमणकारी यहाँ पर आए, उनको यहाँ का यदि शिक्षण पसंद नहीं था, सेटअप पसंद नहीं था, तो उसके स्थान पर कोई नया सेटअप देते, कोई नई शिक्षण व्यवस्था देते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और एक जो गुरु मंदिरों में जो कोई शिक्षा का कार्य था, कोई मस्जिदों में जो शिक्षा का कार्य था, वो शिक्षा का कार्य जो है जरूर होता रहा। अंग्रेज़ों ने आने के बाद में यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किया। आप जानते हैं कि यूरोपीय जातियों के आगमन से भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है। वास्को डी गामा आया था 15वीं शताब्दी के अंत में 1498 में, और भारत आने वालों में पुर्तगालियों के अतिरिक्त डच हैं, डेन हैं, फ्रांसीस हैं और अंग्रेज़ हैं, ये प्रमुख जातियां आईं। पुर्तगाली पादरी था एक फ्रांसिस जेवियर, उसने 1542 में, यानी जब अकबर यहाँ शासन कर रहा था, तो कई स्कूल खोले। बम्बई स्थित बांद्रा और गोवा आदि स्थानों पर इस प्रकार की कुछ बड़ी शिक्षण संस्थाएं भी स्थापित हुई, जिनमें ईसाई धर्म, पुर्तगाली व्याकरण, संगीत, तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। फ्रांसीसियों ने भी चंद्रनगर, माही, कारोकल, पांडिचेरी में जो है अपने स्कूल उन्होंने वहाँ पे खोले। तो ऐसे करके ये कार्य प्रारंभ हुआ। एडम 1823 में भारत में एक कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में आया और उसने सार्वजनिक शिक्षा के लिए 10 सदस्यों की एक सामान्य समिति नियुक्त की, जिसमें H.T. प्रिंसेज और H.H. विल्सन उस समिति में थे। उनके हाथों में वार्षिक 1 लाख रुपया तो और पहले से जो भी फंड था वो सौंप दिया। समिति के सामने 2 समस्याएं थी। पहले यह तय करना कि शिक्षा का स्वरूप क्या होगा, और दूसरा यह कि शिक्षा किसको दी जाएगी। समिति में प्रारंभ में प्राच्य विद्या के समर्थकों का बोलबाला था। 1834 में गवर्नर जनरल की परिषद के विधि सदस्य के रूप में मैकाले का जब प्रवेश हुआ तो फिर सारा नैरेटिव चेंज हो गया। अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना से पूर्व भी मैंने जैसे पहले बताया कि ईसाई मिशनरीज भारत में शिक्षा देने का कार्य कर रहे थे। भारतीय जनता में उनका जो मूल उद्देश्य था मिशनरीज का, भारतीय जनता में ईसाई धर्म का प्रचार, उनका यह विश्वास था कि भारतीयों के धर्म परिवर्तन का उनका लक्ष्य वस्तुतः सभ्यता के प्रचार प्रसार का लक्ष्य है। ये मिशनरी भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रथम प्रचारक माने जाते हैं। इन्होंने अपने स्कूलों में आधुनिक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा तो दी ही, इसके साथ ही ईसाई धर्म की भी शिक्षा दी। यानी कि ईसाई धर्म की जो इन्होंने शिक्षा दी, किसी कट्टरपन के साथ में नहीं दी। ईसाई धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, ईसाई धर्म की अच्छी बातें बता रहे हैं, ईसाई धर्म के गुण बता रहे हैं, ईसाई धर्म की विशेषताएं बता रहे हैं, लेकिन एक जो मुखौटा है वो धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा है। हकीकत में धर्मनिरपेक्ष नहीं है। ठीक है, कट्टरवाद नहीं सिखा रहे, लेकिन धर्म विशेष के आधार पर शिक्षा दी जा रही। लड़के इन संस्थानों में पहुंचते थे, उनमें अधिकांश ने
आधुनिक शिक्षा प्राप्त की बहुत, और उनमें ऐसा नहीं कि सभी लोग ईसाई हो गए, कुछ उनमें से कुछ लोग ईसाई बन गए। इन मिशनरी संस्थाओं का लक्ष्य तो धार्मिक था, लेकिन भारतीयों के बीच आधुनिक शिक्षा के प्रचार में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। भारत में पाश्चात्य शिक्षा के जो बहुत बड़े समर्थकों में यदि नाम मैं आपके सामने लेना चाहूं तो राजा राम मोहन राय, और एक पेशे से घड़ी साज था डेविड हेयर, जो कलकत्ता में बस गया था, और उसके बसने का कारण कि वह अपना जीवन शिक्षा, समाज सुधार और लिबरल जो संस्थाएं हैं उनके अंदर कार्य करना, उनमें लगाना। डेविड हेयर और मैकाले यह मानते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करके नवयुवक ईसाई धर्म स्वीकार कर लेंगे। मैकाले ने अपने पिता को पत्र लिखा था और कहा था, मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा योजना पर कार्य किया गया तो 30 वर्ष पश्चात बंगाल के सम्मानित वर्गों में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। ये मैकाले की मंशा इस पत्र से जाहिर होती है। दूसरा, कंपनी के अधीन सरलता से नौकरी मिलने की संभावना के कारण भी अंग्रेजी शिक्षा के प्रति बड़ी तादाद में भारतीय नवयुवक आकर्षित हुए। विलियम बेंटिक ने प्रशासनिक व्यय कम करने की दृष्टि से कुछ निम्न पदों पर भारतीयों को नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि इंग्लैंड से जो लोग आते थे उनको हाई सैलरी देनी पड़ती थी, उनके जो टीए डीए बहुत महंगा पड़ता था। लेकिन जब भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दे करके अपने बाबू का काम और कुछ पदों का काम कम वेतन के अंदर उनको सुलभ हो गया। लॉर्ड हार्डिंग्स के समय 1844 में निर्णय लिया गया कि अंग्रेजी माध्यम से नवीन शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को ही सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। इस नीति से अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में जनमत यानी कि युवक और युवकों के जो माता पिता है उनका रुझान बढ़ा। यह महज संयोग की बात नहीं है कि 19वीं सदी के मध्य में, खासकर लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल है, जस्ट 1857 यानी कि स्वतंत्रता संग्राम से पहले में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में आधुनिक शिक्षा बड़े पैमाने पर प्रारंभ हुई। तब तक भारत का बहुत बड़ा अंश अंग्रेजी शासन के, जो हम यूँ कहें कि उनके अधीन हो चुका था। उन्हीं दिनों ब्रिटेन के औद्योगिक उत्पादन भारत के बाजारों में आने लगे थे और भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा था और इसका फायदा अंग्रेजों को मिल रहा था। ब्रिटिश सरकार ने यहाँ जो ब्रिटिश भारत है उसके लिए व्यापक प्रशासन तंत्र की स्थापना की। इस वृहद राजनीतिक प्रशासकीय तंत्र के संचालन के लिए शिक्षित व्यक्तियों की बड़ी तादाद में जरूरत थी। इतने सारे शिक्षित लोग सीधे ब्रिटेन से तो आ नहीं सकते थे। नए प्रशासन के लिए सुयोग्य व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत में स्कूल और कॉलेज खोलने आवश्यक हो गए। महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेजों की और सबऑर्डिनेट जो पोस्ट हैं उस पर शिक्षित एजुकेटेड जो इंडियंस हैं उनकी नियुक्तियां होने लगी। भारत में भी कुछ इंडस्ट्रीज शुरू हो गई थी। भारत के साथ व्यापार और विकसित हो रहे नए उद्योगों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए टेक्नीशियंस की आवश्यकता थी, मैनेजर्स की आवश्यकता थी, एजेंट्स की आवश्यकता थी और बहुत सारी आवश्यकताएं इस समय उत्पन्न हो रही थी और उसके लिए ज़रूरी था कि वे लोग अंग्रेजी जानें, अंग्रेजी बोल सकें, अंग्रेजी लिख सकें।
इस प्रकार नवीन उद्योगों में नौकरी, विविध व्यवसायों, कंपनियों में कार्य मिलने के अवसरों के कारण आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी प्रभुसत्ता स्वीकार कर लेने से देशी राज्यों की शक्ति क्षीण हो गई, अतः उनके द्वारा दी जाने वाली परंपरागत शिक्षण संस्थाओं की सहायता समाप्त हो गई। किंतु स्थानीय नरेशों ने अंग्रेजों को प्रसन्न रखने के लिए नवीन संस्थाओं को मोटिवेशन देना शुरू कर दिया, ग्रांट देना शुरू कर दिया, और जो ट्रेडिशनल जो चल रहे थे, कहीं मंदिर में शिक्षा दी जा रही थी, कहीं मस्जिद में शिक्षा दी जा रही थी, वो ग्रांट उन्होंने बंद कर दी। अंग्रेजी शिक्षा से लोगों में अब कोई एडवोकेट बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई टीचर बन रहा है, कोई प्रोफेसर बन रहा है, ये जो इन प्रोफेशंस में इंजीनियर बन रहा है, में एक जो है एक अट्रैक्शन भारत के लोगों में पैदा हुआ। यह तथ्य भी सामने आया कि भारतीय निश्चित रूप से अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे, क्योंकि वे अंग्रेजी शिक्षा के लिए पैसे खर्च करने के लिए तैयार थे, पर संस्कृत और अरबी पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति देने की जरूरत पड़ती थी। विद्यार्थियों, इसी प्रकार का दृश्य आज भी है। आज भी माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, ना कि हिंदी माध्यम में। तो इसका जो बीजारोपण है विद्यार्थियों, वो आप देखिए 18वीं शताब्दी का जो फर्स्ट हाफ है उस समय किया गया। आज वो बिल्कुल एक वृक्ष के रूप में लहलहा रहा है। आज हम सब की मानसिकता अंग्रेजी माध्यम की है, अंग्रेजी पढ़ने की हम सब लोगों की आवश्यकता है। तो ये अब लोग कर्जा लेकर के भी अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाने लगे। संस्कृत और अरबी से जो है अब वो उनका ध्यान जो है उधर से हट गया, क्योंकि उसमें जॉब नहीं था। अब वही शिक्षा चलती है राज्य में, देश में, समाज में, जो जॉब ओरिएंटेड हो, तो वो जॉब वहाँ नहीं था। 1823 में बंगाल में सार्वजनिक शिक्षा समिति का गठन हुआ और कलकत्ते में एक संस्कृत स्कूल की स्थापना के प्रयास किए गए। इसका तीव्र प्रतिवाद राजा राम मोहन राय ने गवर्नर जनरल को एक पत्र लिख के भेजा और कहा कि यह एक ऐतिहासिक कागज प्रशंसनीय रूप में उस समय के अग्रगामी और प्रगतिशील मस्तिष्कों के विचारों को संक्षेप में रखता है। प्रस्तावित संस्कृत कॉलेज का जिक्र करते हुए राजा राम मोहन राय लिखते हैं, विद्यार्थी यहाँ उसे प्राप्त करेंगे जो 2000 साल पहले ज्ञात था। इसमें व्यर्थ और खाली सूक्ष्मताओं की वृद्धि हुई है। इस पत्र में आगे लिखा कि यदि ब्रिटिश विधानमंडल की यही नीति रही तो संस्कृत शिक्षा प्रणाली इस देश को अंधकार में रखने में सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध होगी। किंतु सरकार का लक्ष्य देसी जनता की उन्नति है। फलस्वरूप यह अधिक उदार और बौद्धिक शिक्षा प्रणाली चालू करेगी। इसमें गणित, प्राकृतिक दर्शन, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अन्य प्रकार की साइंस के सब्जेक्ट रहेंगे। तो इस प्रकार का पत्र राजा राम मोहन राय ने जब यह बात सुनी कि 1823 में कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज खोलने का प्रयास हो रहा है। राजा राम मोहन राय समिति से इस कारण से अलग रहे कि हिंदू धर्म तथा समाज सुधार के बारे में उनके प्रगतिशील विचारों के कारण कट्टर लोग उन्हें नापसंद करते थे। अंततः डेविड हेयर के प्रयासों से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई,
जो आगे चल कर के 1854 में प्रेसिडेंसी महाविद्यालय के रूप में हमारे सामने आता है। इस दिशा में कुछ भारतीयों द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी प्रयत्न किए गए जो कि कम महत्वपूर्ण नहीं थे, और बहुत सारे संगठन थे जैसे ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, मगन भाई, करमचंद कर्वे, तिलक, गोखले, मालवीय, गांधी और बहुत से लोगों ने ऐसी शिक्षण संस्थाओं की विद्यार्थियों, मैं इस वाक्य को दोहरा रहा हूँ कि बहुत से ऐसे हमारे स्थानीय संगठन थे जिसमें ब्रह्म समाज की बात की जाए, रामकृष्ण मिशन, अग्रकार, मगन भाई करमचंद कर्वे, तिलक, गोखले, मालवीय, महात्मा गांधी और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी इन्होंने जो थे हमारी संस्थाएं, ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जिससे देश में चारों ओर शिक्षा का प्रसार हुआ। यह सही है कि वे इस प्रणाली के कुछ पहलुओं के आलोचक थे, लेकिन उन्होंने इसका महत्व समझा और कुछ परिवर्तनों के बाद लोगों ने भी इसका समर्थन किया। इस आंदोलन के प्रमुख उदाहरण थे पंडित मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, सैयद अहमद खां जिन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसी तरह कंपनी का संचालक मंडल भी, जो बेंथम के शिष्य जेम्स मिल, बिशप हेबर और अलेक्जेंडर डफ जैसे ईसाई मिशनरियों और हिंदू समाज के प्रगतिशील वर्ग के नेता, राम मोहन राय जैसे लोगों के कहने पर चल रहा था। अंग्रेजों का विश्वास था कि ब्रिटिश संस्कृति संसार में सर्वश्रेष्ठ और सबसे लिबरल है। अगर भारत, दक्षिण अफ्रीका और फिर सारा संसार सांस्कृतिक तौर पर अंग्रेज हो जाए तो सारे संसार के सामाजिक और राजनीतिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो जाए। ब्रिटिश शिक्षा और संस्कृति के प्रसार के लिए अंग्रेजों में मिशनरियों जैसा जोश था। मैकाले ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के इसी गुट में था, और इससे इनका जो ये ग्रुप है, इसका नेता था सेसिल रॉड्स। दूसरे शब्दों में, अंग्रेजों को ब्रिटिश संस्कृति की श्रेष्ठता में अटूट विश्वास था। अतः ब्रिटिश शिक्षा और संस्कृति का प्रसार करना अंग्रेज अपना प्रमुख कर्तव्य समझते थे। अनेक अंग्रेज राजनीतिज्ञों की मान्यता थी कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर भारतीय ब्रिटिश राज्य के प्रबल समर्थक बन जाएंगे और जनता में ब्रिटिश पूंजीवाद की राजनीतिक आवश्यकता और ब्रिटिश संस्कृति की सर्वोच्चता की मान्यता ने भारत में आधुनिक शिक्षा स्थापित करने में योगदान दिया। मैकाले की दृष्टि में देसी जो भाषाएं थीं, उनमें साहित्यिक और वैज्ञानिक शिक्षा देने की क्षमता नहीं थी। उसने संस्कृत और अरबी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का तीव्र विरोध किया। उसके विचार में यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक जो रैक है, भारत और अरब के संपूर्ण देसी साहित्य के बराबर था। मैकाले को न संस्कृत का ज्ञान था न अरबी का, परंतु उसने इस तरह घोषणा करने में कोई संकोच नहीं किया। उसने भारतीय आयुर्वेद, ज्योतिष शास्त्र, इतिहास और भूगोल पर करारा प्रहार करते हुए लिखा कि आयुर्विज्ञान के सिद्धांत जो एक अंग्रेज नालबंद का अपमान करेंगे,
ज्योतिष शास्त्र जो एक अंग्रेज बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों पे हंसी पैदा करेगा, इतिहास जिसमें 3 फीट ऊंचे सम्राट और घी दूध के समुद्रों से बना भूगोल, क्या इन सब को हम सरकारी खर्च पर प्रोत्साहन देंगे? ये मैकाले का मतलब इस पे एक कमेंट रहता था। मैकाले का उद्देश्य था भारत में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना जो रक्त और रंग से भारतीय हो परंतु विचारों से अंग्रेज हो, विचारों से अंग्रेज हो। मैकाले जब गवर्नर जनरल की काउंसिल में उसमें जब कार्यकारी जब वो सदस्य बना, उसी समय बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में नीति निर्धारित करने का निश्चय किया। मैकाले स्वयं पैंथम के उपयोगितावाद तथा ईसाई मिशनरियों से प्रभावित था और अंग्रेजी शिक्षा का उग्र समर्थक था, और वह यह समझता था कि समस्त ज्ञान पश्चिमी दर्शन तथा साहित्य में भरा हुआ था। कुछ अंग्रेजी अधिकारियों ने मैकाले की नीति का समर्थन नहीं किया। वाद विवाद इतना बढ़ा कि मैकाले ने त्याग पत्र की धमकी दे दी। बेंटिक ने मैकाले का समर्थन किया और मार्च 1835 के प्रस्ताव में उसने घोषणा की कि अंग्रेजी सरकार का महान उद्देश्य भारत के निवासियों में यूरोपीय साहित्य तथा विज्ञान को प्रोत्साहन देना होना चाहिए। इसीलिए शिक्षा के लिए उपलब्ध समस्त धनराशि का उत्तम उपयोग अंग्रेजी शिक्षा मात्र पर खर्च करना होगा, ऐसा मैकाले ने। बेंटिक का जब समर्थन हो गया तो जो मैकाले का जो प्रपोजल या मैकाले का जो विचार, मैकाले की जो बात, वो जो विलियम बेंटिक है उसने जब ये कह दी तो मैकाले के जो भी शिक्षा के संबंध में विचार थे उन पर एक प्रकार की मोहर लग गई। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।